प्रो रेसलिंग चैंपियनशिप बेल्ट्स जीतने के कई अलग अलग तरीके हैं। पिनफॉल, सबमिशन, नॉकआउट, लैडर पर चढ़ना, किसी को टेबल पर पटकना। मुझे यकीन है कि आप भी मानेंगे कि ये सभी मेडल पाने के अच्छे तरीके हैं। हालांकि ये वाले तरीके नहीं, ये तो बहुत ही बेवकूफी भरे तरीके हैं। रेसलिंग का इतिहास ऐसे परफॉर्मर से भरा हुआ है जिन्होंने बहुत ही बकवास ढंग से टाइटल जीते हैं, और हम यहाँ उन बुरे तरीकों में से सबसे बुरा ढूंढने के लिए आए हैं। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 बेवकूफी भरे तरीके जिनसे रेसलर्स ने चैंपियनशिप जीती हैं। शुरू करते हैं। नंबर 10, विनिंग अ फिक्शनल टूर्नामेंट। हम इस लिस्ट की शुरुआत WWE की किताब से ली गई अब तक की सबसे पुरानी ट्रिक से कर रहे हैं। 1963 में जब विंस मैकमैन सीनियर और टूट स्मॉन्ड ने नेशनल रेसलिंग अलायंस छोड़ दिया, तो उन्हें अपने नए प्रमोशन को आगे बढ़ाने के लिए एक चैंपियन की जरूरत थी। उनकी पसंद पुराने NWA चैंपियन बडी रॉजर्स थे, लेकिन कंपनी उन पर अपनी बेल्ट कैसे लगाती? एक असली टूर्नामेंट के साथ? नहीं बेवकूफ, जाहिर है एक नकली टूर्नामेंट के साथ। रॉजर्स पहले उस समय WWF कहे जाने वाले प्रमोशन के चैंपियन बने जब उन्होंने रियो डे जेनेरो में एक नकली टूर्नामेंट के फाइनल में एंटोनिनो रॉकर को हराया। रियो में क्यों, क्या पता, शायद प्रमोटर्स ने सोचा होगा कि ये इतनी दूर होगा कि कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा। WWE ने 16 साल बाद फिर ये चाल चली जब पैट पैटरसन ने रियो में एक और नकली टूर्नामेंट जीता और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। कम से कम इस बार उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने पहले से मौजूद नॉर्थ अमेरिकन टाइटल को एक नकली साउथ अमेरिकन टाइटल के साथ जोड़ दिया हो। ये नकली टूर्नामेंट अब WWE की कहानियों में गहराई से बस गए हैं, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि इनमें से किसी भी इंसान ने अपनी बेल्ट जीतने के लिए किसी को नहीं हराया। नंबर 9, पिनिंग विंस मैकमैन। 16 सितंबर 1999 को स्मैकडाउन के एपिसोड में विंस मैकमैन ट्रिपल एच को हराकर अपनी ही कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बन गए, और लोग कहते हैं कि विंस के साथ ईगो की समस्या है। मैकमैन ने 4 दिन बाद ही चैंपियनशिप बेल्ट छोड़ दी, जिसका मतलब है चैंपियनशिप हारने के लिए उन्हें कभी भी किसी फाइट में हराया नहीं गया था। अजीब बात है कि वो अगले साल उसी टाइटल को किसी और से हारने वाले थे। 2000 में किंग ऑफ द रिंग का मेन इवेंट 6 मैन टैग टीम मैच था, जिसमें WWE चैंपियन ट्रिपल एच और विंस और शेन मैकमैन को द रॉक एंड द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के खिलाफ खड़ा किया गया था। नियम ये था कि जो भी बेबी फेस साइड के लिए पिन करेगा वो चैंपियन बन जाएगा, चाहे वो किसी भी ओपोनेंट को हरा दे। थोड़ा अनफेयर लगता है, लेकिन ठीक है। इस मैच की सबसे कमजोर कड़ी विंस को माना जा रहा था, जो 55 साल के होने से करीब 2 महीने दूर थे। चेयरमैन ने एक गलती की और पीपल्स एल्बो का अपना वर्जन मारने की कोशिश की, लेकिन रॉक ने उन्हें पकड़कर रॉक बॉटम मारकर नीचे पटक दिया और 1 2 3 हो गया। बधाई हो रॉक, आपने एक अधेड़ उम्र के इंसान जो कि रेसलर भी नहीं था उसको पिन करके बेल्ट जीत ली, और आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है। नंबर 8, पिनिंग एरिक बिशॉफ। रॉक के विंस मैकमैन को पिन करके WWE टाइटल जीतने से कुछ ही महीने पहले खत्म हो रही कंपनी WCW ने जेनेटिक जैकहैमर के अपने वर्जन के साथ एक वैसा ही स्टंट किया। थंडर के 25 अप्रैल 2000 के एडिशन में एक टैग टीम मैच तय हुआ था, जिसमें जो कोई भी पिन करके जीतेगा वो WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। एक तरफ पुराने चैंपियन जेफ जैरेट और WCW के सबसे बड़े इंसान एरिक बिशॉफ थे, और दूसरी तरफ थे मौजूदा चैंपियन डायमंड डेलास पेज और उनके साथी अरे नहीं, ये नहीं, डेविड आर्केट नहीं। स्क्रीम मूवी के स्टार को सिनेमैटिक मास्टरपीस रेडी टू रंबल के रास्ते WCW के दुनिया में से खींच लिया गया था। उस फिल्म में आर्केड का कैरेक्टर गंदे नाले के कीचड़ से सन जाता है, और ये भी थंडर पर जो हुआ उससे 100 गुना बेहतर था। हमेशा की तरह WCW की कुछ बकवास के बाद आर्केड ने बिशॉफ को उसी समय पिन किया जब जैरेट ने DDP को पिन किया था। रेफरी को जैरेट को नजरअंदाज करते हुए उनके पास से रिंग कर जाना पड़ा और फिल्म स्टार के लिए 3 की गिनती करनी पड़ी, और वो बन गए आपके नए WCW चैंपियन। जो चीज इसे और भी बदतर बना देती है वो है पेज ने आर्केड के साथ सेलिब्रेट भी किया, इसके बावजूद कि वो अभी अभी वर्ल्ड टाइटल हारे थे। कभी कभी मुझे WCW की याद आती है, और कभी कभी मुझे खुशी होती है कि वो खत्म हो चुके हैं। नंबर 7, हॉट पोटैटो विद अ पेंशनर। हॉट पोटैटो विद अ पेंशनर सुनने में एक बहुत ही खास तरह की वेबसाइट के नाम जैसा लगता है। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आप जो चाहो वो करो दोस्त। हम बात कर रहे हैं 1999 के उस समय की, जब सच में एक अच्छी रेसलर आइवरी अपनी WWE विमेंस चैंपियनशिप 76 साल की फेबुलस म्यूलर के खिलाफ हार गयी। नो मर्सी 1999 में ओल्ड बिटी ने आइवरी को हराकर एक टाइटल मैच जीता और उसी सदी का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। घंटी बजने के बाद वैसे सबका मूड खराब ही हो गया था। मुलर, जिसका जन्म उसी महीने में हुआ था जब हॉलीवुड साइन बनाया गया था, वो अपने समय की स्टार थी, लेकिन उनका समय काफी पहले जा चुका था। उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बेल्ट थी और आइवरी ने रॉ पर इसे वापस जीत लिया। सच कहें तो आइवरी एक शानदार रेसलर थी जो अपने समय से काफी आगे थी,
बदकिस्मती से ये उनके लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि वो इस तरह की बेवकूफ़ी में फंस गई थी, जबकि उन्हें आज के समय में रेसलिंग करने वाली महिलाओं की तरह एक बहुत बड़ी स्टार होना चाहिए था। क्या उन्होंने अपनी दादी की उम्र की औरत को हराकर कुछ हासिल किया? नहीं, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि वो अगले साल राइट टू सेंसर में शामिल हो गईं। नंबर 6, फाइंडिंग इट इन अ बैग। रेसलमेनिया 15 में यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए शेन मैकमैन वर्सेस एक्स पैक का मैच। ऐसा लग रहा है जैसे डीएक्स मेंबर शेन को हराने वाले हैं। उसी समय ट्रिपल एच ने सबको चौंका दिया और अपने दोस्त के ही खिलाफ हो गए। ये शौक, ये खौफ और ये धोखा। बेल्ट हारने से बाल बाल बचने के बाद शेन और मैक ने फैसला किया कि वो अनडिफीटेड चैंपियन के तौर पे रिटायर होना चाहते हैं और यहाँ यूरोपियन टाइटल का अंत हो गया, लेकिन सिर्फ 3 महीनों के लिए। 21 जून 1999 के कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के रॉ में कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के मीडियन ने उनकी बेल्ट खो दी। भगवान का शुक्र है कि वो इस समय तक नेकेड मीडियन हो गए थे, नहीं तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता। उन्होंने अपने बॉस शेन से पूछा कि क्या वो एक बेल्ट ले सकते हैं जो उन्हें शेन के बैग में मिली थी, और मैकमैन ने हाँ कह दिया, और वो बेल्ट थी फिर से सबके सामने आने वाली यूरोपियन चैंपियनशिप। मीडिया ने ये टाइटल अपने पास 1 महीने तक रखा और फिर फुल्ली लोडेड पेपर व्यू में डीलो ब्राउन के खिलाफ इससे हार गए। मुझे यकीन है कि डीलो एक ऐसे इंसान से बेल्ट जीतकर बहुत खुश हुए होंगे जिसने उसे गलती से पाया था। हाँ ठीक है, कम से कम बेल्ट डस्टबिन में तो नहीं थी। कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। नंबर 5, फाइंडिंग इट इन अ बिन। और अब हम WCW में वापस आते हैं। WCW वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में NWA के साथ हुई थी। इसे स्टीव ऑस्टिन, रिकी स्टीमवुड, रॉडी पाइपर, डस्टी रोड्स और रिक फ्लेयर ने जीता था, जो अब तक के महान परफॉर्मर्स में से एक हैं। 1999 में स्कॉट हॉल ने मेहम में रिक स्टैनर से बेल्ट जीती थी, लेकिन 8 दिन बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप से ऊब चुके हैं और इसलिए उसे केविन नैश को दे दिया, जिसने तुरंत इसे डस्टबिन में डाल दिया। फिर फरवरी 2000 में हैक्स और जिम डगन एक बिन में कुछ ढूंढ रहे थे, मत पूछो। तब उन्हें ये टाइटल मिला और उन्होंने इसे रखने का फैसला किया। आइए इसे समझे। नैश ने डेनवर, कोलोराडो में बेल्ट को डस्टबिन में फेंका, जबकि डगन को ये बेल्ट बेथलेहम, पेंसिल्वेनिया में मिली। ये 2 शहर 1731 मील दूर हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? जिस तरह से डगन ने बेल्ट गंवाई वो भी बकवास था, क्योंकि ग्रेट चैंपियन रीसेट के दौरान उनसे ये टाइटल छीन लिया गया था, जिसकी शुरुआत एरिक बिशॉफ और विंस रेसो ने की थी। टाइटल को जल्द ही भुला दिया गया और इसे टीवी पर फिर कभी नहीं दिखाया गया। नंबर 4, पिकिंग इट आउट ऑफ अ रैंडम बॉक्स। समय समय पर रेसलिंग की एक नई शर्त सामने आती है जो खेल के चलने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती है। लॉक बॉक्स 8 नॉकआउट एलिमिनेशन टैग टीम मैच उनमें से एक नहीं था। TNA इम्पैक्ट के 5 अप्रैल 2010 के एपिसोड में 8 फीमेल रेसलर्स ने एक अनोखे से मैच में मुकाबला किया। अगर आप किसी को एलिमिनेट करते हैं तो उन्हें रिंग से बाहर जाना होगा, लेकिन आपको भी जाना होगा। किसी को एलिमिनेट करने वाली 4 महिलाओं को एक की दी जाएगी। हर की एक मिस्टीरियस बॉक्स की होगी, जिनमें से एक के अंदर नॉकआउट चैंपियनशिप थी। न सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए आपको विनिंग टीम में होने की जरूरत थी, बल्कि आप जीत भी सकते थे और फिर भी चैंपियन बनने से दूर हो सकते थे। बचे हुए 4 लोगों में चैंपियन टारा, एंजेलिना लव, वेलवेट स्काई और डेफनी थे। स्काई ने अपनी पसंद के मैच के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जीता, डेफनी ने स्ट्रिप टीज करने का मौका जीता और टारा अपने बॉक्स में अपना खोया टारंटुला पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब है कि वो टाइटल हार गईं? क्या चल रहा है? लव के बॉक्स में बेल्ट थी, जिसका मतलब था कि वो नई चैंपियन बन गईं। बदकिस्मती से अब किसी को इससे मतलब नहीं था। नंबर 3, हैविंग योर ड्रेस रिमूव्ड। रेसलर्स का मैच जीतने के लिए एक दूसरे के कपड़े उतारना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है। ये टक्सिडोस के साथ देखा गया है, ब्रा और पैंटीज के साथ भी, और जो कुछ भी पैटरसन और ब्रिस्को ने अपने हार्डकोर इवनिंग गाउन मैच में पहना हुआ था उसके साथ भी देखा गया है। मुझे लगता है कि वो इवनिंग गाउन था, लेकिन फिर भी 1999 में 10 मई के रॉ के एपिसोड में WWE ने इस फॉर्मूला को बदलने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने पहले से किसी को नहीं बताया कि वो ऐसा करने वाले हैं। डेब्रो एक इवनिंग गाउन मैच में विमेंस चैंपियनशिप के लिए सेबल का सामना कर रही थी। कुछ सेकंड के एक्शन के बाद सेबल ने अपने ओपोनेंट की ड्रेस फाड़ दी और अपने टाइटल को बचा लिया, या शायद वो नहीं बचा पाई क्योंकि वहां शॉन माइकल्स आ गए, जो उस समय WWE के कमिश्नर थे। उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी नजर में वो महिला जिसने अपने कपड़े उतारे थे असल में वही जीती थी, और उन्होंने डेब्रो को नई विमेंस चैंपियन अनाउंस कर दिया। याद रखिए दोस्तों, अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और अपना सब कुछ देना होगा, या तो आप सिर्फ बिना कपड़ों के अच्छे दिखकर भी ये सब कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसे ही सीख मिलती है। नंबर 2, गेटिंग किक्ड इन द नट्स।
रैंडी ऑर्टन भले ही इन दिनों शांत नजर आते हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो बहुत गुस्से वाले स्नेक हुआ करते थे। कैमरे के पीछे और सामने दोनों जगह ऑर्टन अक्सर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए काफी स्ट्रगल करते थे। आपको इसके बारे में बस कोफी किंगस्टन से पूछना चाहिए। वाइपर को अपने गुस्से को कंट्रोल करने में काफी परेशानी होती थी, जो उनके कैरेक्टर का एक बड़ा हिस्सा बन गई थी और उनकी कई हाई प्रोफाइल लड़ाइयों के पीछे का अहम कारण भी थी, जिसमें 2011 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्रिश्चियन के साथ हुआ उनका मैच भी शामिल है। दी एपेक्स प्रेडेटर ने क्रिश्चियन को टाइटल जीतने के कुछ दिनों बाद ही हरा दिया था, एज के रिटायरमेंट के बाद। इसके कारण दोनों का मनी इन द बैंक में एक मैच हुआ, इस शर्त के साथ कि अगर रैंडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और डिस्क्वालीफाइड हो गए तो क्रिश्चियन चैंपियन बन जाएंगे। अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हुआ। कैप्टन करिश्मा ने ऑर्टन को इतनी चोट पहुंचा दी कि वो सब कुछ भूल गए। क्रिश्चियन के उनके चेहरे पर थूकने के बाद चैंपियन ने अपने ओपोनेंट को पैरों के बीच लात मार दी, जिससे वो मैच और टाइटल दोनों डिस्क्वालीफाई होने के कारण हार गए। क्रिश्चियन केज, जो बहुत सारे अवार्ड्स जीतने वाला एक महान रेसलर है, जिसने WWE में अपना आखिरी वर्ल्ड टाइटल पैरों के बीच लात खाकर जीता। बहुत खूब। नंबर 1, A present from एरिक बिशॉफ। 2001 में जब WWE ने WCW के साथ अपने वर्ल्ड टाइटल्स को मिला दिया तो उन्होंने एक ऐसी चैंपियनशिप बनाई जो रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर दिखने वाली थी, और ये तब तक था जब ब्रॉक लेसनर बेल्ट को ब्लू ब्रांड के पास ले गए और उसने वापस करने से मना कर दिया। इसने रॉ के GM और एरिक बिशॉफ के लिए चीजों को बहुत मुश्किल बना दिया। उन्हें जल्द से जल्द एक नई बेल्ट की जरूरत थी। खुशकिस्मती से उन्हें याद आया कि उनके स्टोर रूम में एक बेल्ट रखी है। 2 सितंबर 2002 को बिशॉफ ने फिर दुनिया के सामने बड़ी सी गोल्ड बेल्ट रखा। इतिहास की खूबसूरत चीज को अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कहा जाएगा, और ये सिर्फ मंडे नाइट रॉ की होगी। तो पहले चैंपियन को कैसे चुना जाएगा? एक बहुत थकाने वाले और लंबे टूर्नामेंट से, एक बड़े आयरन मैच से, एक हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट से? नहीं, चलो इसे बस ट्रिपल एच को दे दो और काम खत्म करो। सबको हैरान करते हुए बिशॉफ ने बस इतना कहा, ये बेल्ट लो, और द गेम को बेल्ट दे दी। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा और वो नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए। ये कैसे सही हो सकता है? हम जानते हैं कि रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन आप लोग थोड़ी कोशिश तो कर सकते थे। यहाँ तक कि रियो डे जेनेरो में एक नकली टूर्नामेंट भी काफी होता।